तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ चुके थे आवृत्ति तक। आवृत्ति क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान चुके थे। अब हम लोग को पढ़ना है आवृत्ति क्या होता है इसके बारे में थोड़ा फिर से जान लेते हैं। क्या होता है, एसी के प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो होती है उसके प्रति सेकेंड चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, इसे यब से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक चक्कर प्रति सेकेंड या हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये इतनी बातें हैं कि इसकी आवृत्ति का मात्रक ये होता है, मतलब हर्ट्ज होता है। और प्लस इसका देखिए सूत्र होता है ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा बाई 2 पाई होता है। और ये आवर्तकाल का विलोम भी होता है। और आवृत्ति जो होता है NSP/120 भी होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सूत्र है। ये भी आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी आप तो पढ़े ही होंगे, बट ये भी नहीं पढ़े होंगे आप। ये भी नहीं पढ़े होंगे और ये भी नहीं पढ़े होंगे। अब देखिए, लेकिन ध्यान सुनने की कोशिश करिएगा। आप इसके बारे में एक एक्स्ट्रा जानेंगे और इसके बारे में एक्स्ट्रा जानेंगे। ठीक है, तो ये है आवृत्ति की बातें। तो आवृत्ति का सूत्र देख लीजिए। ये आपका 3 सूत्र में लिख के दिखाया हूँ। ठीक है, अब देखा जाए तो इस सूत्र में आपको NS जो है वह सिंक्रोनस स्पीड है, जो P है वो क्या है, पोलो की संख्या। जो मशीन होती है, मशीन में पोलो की संख्या ये होती है। ठीक है और देखिए, प्रतिरोध क्या होता है, जो आज की टॉपिक है इसके बारे में जानेंगे। तो प्रतिरोध क्या होता है, ऑलरेडी आप लोग बहुत सी किताबों में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़े होंगे, BEE में पढ़े होंगे, पढ़ चुके हैं BEE में, फिर से BEE में फिर पढ़ना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, और मटेरियल में पढ़े होंगे, तो और फिजिक्स में भी हो सकता है पढ़े होंगे। तो इतनी चीज़ें में आप लोग प्रतिरोध किसे कहते हैं पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्रतिरोध के बारे में जान लेते हैं। आपको दिमाग में तो आ ही गया होगा कि प्रतिरोध होता क्या है। तो किसी पदार्थ का वह गुण जो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, अर्थात रुकावट पैदा करता है, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। और देखिए, यह प्रतिरोध का सूत्र है आपका। यह प्रतिरोध का सूत्र है। हाँ, प्रतिरोध बराबर V/K I होता है और प्रतिरोध बराबर ρL/A होता है। जहाँ रो पदार्थ की प्रकृति होती है, जो यल होती है पदार्थ की लंबाई यानी तार की लंबाई होती है, और A होती है तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, क्लियर बस में ही। ये हो गया आपका प्रतिरोध। क्लियर है ना। अब इसके बाद समझने की कोशिश करिएगा कि प्रतिघात क्या होता है, मतलब रिएक्टेंस क्या होता है। रिएक्टेंस के बारे में सुन लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, यह ऊर्जा का संग्रह करने वाले अवयव, मतलब यह ऊर्जा का संग्रह करने वाले अवयव। अब देखिए, आपको एक नई चीज़ मिल गई होगी कि ऊर्जा को कौन कौन अवयव हमारे हैं जो संग्रह करता है, मतलब एकत्रित करता है यानी स्टोर करता है। वह होता है प्रेरक और संधारित्र। ये 2 चीज़ें जो होती हैं वह ऊर्जा का संग्रह करती हैं। ठीक है, तो प्रेरक और संधारित्र जो होती है हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में स्टोर करने की डिवाइस होती है। और क्या होता है, अब इसके बारे में पूरी परिभाषा जान लेते हैं। यह ऊर्जा संग्रह करने वाले अवयव का वह गुण होता है जो धारा का विरोध करता है, उसे X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसे X से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, प्रतिघात जो होता है क्या करता है, ये अपने अंदर प्रवाहित होने वाली पदार्थ, ये प्रतिघात, एक मिनट, प्रतिघात ये है। प्रतिघात जो होता है यह एक ऐसा मतलब युक्ति है जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है। जो अपने अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करता है, इसके अंदर ये गुण होता है। ठीक है, और इसका मात्रक ओम होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे प्रेरक है,
प्रेरक में ये गुण उत्पन्न हुआ तो प्रेरक प्रतिघात होगा, और यदि संधारित्र में ये गुण उत्पन्न हुआ तो संधारित्र प्रतिघात होगा। तो देखते हैं पहले कि संधारित्र मतलब या प्रेरक प्रतिघात ना, मतलब प्रेरकत्व प्रतिघात क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो लिखा है यहाँ पर, यह प्रतिरोध रहित प्रतिघात, यानी मतलब ये रिएक्टर जो है आपका, हाँ, यानी प्रेरकत्व जो है यह प्रेरकत्व जो ऐसा प्रेरकत्व है जिसमें प्रतिरोध नहीं है, मतलब रहित है बोला गया ना, तो इसलिए ये प्रतिरोध रहित है। यह प्रतिरोध रहित प्रतिघात का मतलब प्रतिघात का वह गुण होता है जो धारा का विरोध करता है। अभी ऊपर बताया ना, यह प्रतिरोध रहित प्रतिघात का वह गुण होता है जो धारा का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरकत्व कहते हैं, मतलब रिएक्टेंस कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसे एक्सएल से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, और ये देखिए किस किस रूपों में आपको उपलब्ध मिलेगा, रिएक्टर के रूप में मिलेगा, कॉइल के रूप में मिलेगा, चोक के रूप में मिलेगा। ये आपको दिखने को रिएक्टर के रूप में, कॉइल के रूप में, चोक के रूप में ये मिलेगा। ठीक है, ये रिएक्टर, हाँ, मतलब जो रिएक्टेंस होता है। और ये दूसरी चीज़ें हो तो देख लीजिए कि इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र होता है एक्सएल बराबर ओमेगा यल 2 पाई एफ यल। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि यदि एसी के लिए बात करें, एसी के लिए बात करेंगे तो यानी अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ से आप एफ का मान 50 रख करके हल करेंगे तो 100 पाई यल आ जाएगा, यानी 100 पाई यल आ जाएगा। यहाँ से आप हल करेंगे तो यहाँ पर 50 रख के हल करेंगे तो यहाँ से देखा जाए तो प्रतिघात यानी एक्स यल का मान देखिए पहले 2 गुना था, अब 100 गुना हो गया है कि नहीं। अब यानी अब यहाँ से प्रतिघात का मान बढ़ गया, यानी एसी के लिए प्रतिघात का मान बढ़ता है। और डीसी के लिए देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डीसी के लिए यदि बात करें तो डीसी के लिए एफ का मान 0 होता है, एफ का मान 0 यानी फ्रिक्वेंसी 0 होती है। इसलिए यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी। जब पूरी टर्म्स 0 हो जाएगी तो उस कंडीशन में देखा जाए तो एक्सएल बराबर 0 हो जाएगा। जब एक्सएल 0 अर्थात ये हम कह सकते हैं कि डीसी के लिए जो इंडक्टिव प्रतिघात होता है वो 0 हो जाता है, अर्थात कोई रुकावट पैदा नहीं करता है, अर्थात उसमें से धारा का मान आसानी से आ सकता है, जा सकता है। ठीक है, इस पर कोई डिस्टरबेंस नहीं होती है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग चलते हैं आगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये संधारित्र प्रतिघात हो गया। और संधारित्र प्रतिघात अब के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि संधारित्र प्रतिघात क्या होता है। देखिए यह क्या है, अप्रतिरोधी यानी प्रतिरोध रहित संधारित्र का वह गुण होता है। यह प्रतिरोध रहित संधारित्र का वह गुण होता है जो वोल्टेज का यानी वोल्टेज या धारा का विरोध करता है। यानी कुल मिलाकर के ये जो वोल्टेज का विरोध करता है, धारा का नहीं, यह क्या करके किसका विरोध करता है, वोल्टेज का विरोध करता है। उसे हम क्या कहते हैं, संधारित्र प्रतिघात कहते हैं। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। यानी जितना प्रतिघात हो या प्रतिरोध हो सबका मात्रक ओम होता है। इसे एक्सी से प्रदर्शित करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी होता है। और देखिए यहाँ पर 1/2 पाई एफ सी होता है। ठीक है, ये भी सूत्र होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से एसी और डीसी के केस में हम बात कर लेंगे। एक बार देखते हैं, यदि एसी है, एसी लाइन है तो उसके लिए एफ बराबर 50 हर्ट्ज होगा। तो यहाँ 50 का मान लिखेंगे तो देखिए कोई भी टर्म्स होगा बटे में 50 हो जाएगा, 50 गुना के 100, 50 गुना के 100 यानी इसका 1/100वां भाग हो गया, 1/100वां भाग। यानी एसी के लिए देखा जाए तो 1/100वां भाग, देख रहे हैं ना। यानी एसी के लिए ये मतलब एक्सी का मान जो है ये कम हो रहा है। एक्सी का मान एसी के लिए देखा जाए तो ये मान एक्सी के लिए कम हो रहा है।
बात सबको समझ आ रही है? एक्सी का मान कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, ठीक ना। तो देखा जाए तो एक्सी का मान यहाँ पर घट रहा है और वहाँ पर एक्सएल का मान क्या था, एसी के लिए बढ़ रहा था, ठीक ना। यहाँ पर एक्सी का मान घट रहा है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें से एसी के मतलब कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर में आप एसी धारा आसानी से प्रवाहित कर सकते हैं, यानी आसानी से वो इसके अंदर से धारा प्रवाहित हो सकता है। ये बातें कह सकते हैं आप यहाँ से, ठीक ना। इस सूत्र से आप लोगों को ये चीज़ें स्पष्ट हो रही होगी। और यदि हम डीसी के केस में बात करें, तब यदि डीसी है तो डीसी के लिए F बराबर 0 होता है। जब यहाँ का मान 0 रखेंगे तो 1 के सब टोटल टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो यहाँ पर इसका मान मतलब होता है इन्फिनाइट। तो डीसी के केस में देखा जाए तो हमारा क्या होता है, हमारा एक्सएल जो होता सॉरी एक्सी जो होता है वो इन्फिनाइट हो जाता है। अर्थात इसका मतलब ये हो गया कि संधारित्र में से डीसी धारा एकदम प्रवाहित नहीं हो सकती है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस आपको कंसीडर करेगा वहाँ पर, तो जिसके वजह से आप मैक्सिमम का कोई भी धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं। बात समझ आई? कोई भी धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि डीसी के केस में इन्फिनाइट है, ठीक है। डीसी के केस में एक्सी जो होता है इन्फिनाइट शो करता है, ठीक है। ये बातें हैं, इसलिए आप लोग नाम सुने होंगे, कुछ लोग कहते होंगे कि एसी में मतलब एसी में जो इंडक्टर होता है वो थोड़ा सा कम काम करता है, और प्लस जो डीसी के केस में जो कैपेसिटर होता है वो काम नहीं करता है, ठीक ना। नाम सुने होंगे, बट ऐसा होता नहीं है। वो स्टोर करने का डिवाइस है तो वो स्टोर करने का तो काम करेगा ही करेगा, ठीक है, और उसके अंदर से धारा नहीं प्रवाहित होगी, ये बात अलग है। वहाँ पर ये बात ही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें सबको क्लियर हो गई। अब देखिए एसी और डीसी में अंतर समझ लेते हैं। एसी और डीसी में अंतर क्या है? तो एसी क्या होती है, ये अल्टरनेटिंग करंट होती है और ये डायरेक्ट करंट होती है। मतलब एसी जो होती है अल्टरनेटिंग करंट होती है और ये होती है डायरेक्ट करंट होती है, हाँ, ठीक है। इसकी जो परिमाण होता है, परिमाण एवं दिशा दोनों होती है। इसका परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, इसका परिमाण एवं दिशा नहीं होता। परिमाण तो इसका परिमाण यहाँ पर देखिए छूट गया है, यहाँ पर लिखा गया है इसका परिमाण होता है तथा दिशा नहीं होता है। या आप इसको यहाँ से आप लोग लिख लीजिएगा। ये देखिए थोड़ा कुछ गलत लिखा गया, जिसकी वजह से मैं मिटा दिया था यहाँ पर। तो मिटाने के बाद इसको मैं दोबारा लिख नहीं पाया, भूल गया मैं, ठीक ना। तो लिख लीजिएगा इसका परिमाण होता है पर दिशा नहीं होता है। क्लियर बात समझ आई? इस चीज़ों को आप कर लीजिएगा पूरा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर, इससे बना चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं होता है। इससे बना चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं होता है, यानी एसी से कोई चुंबकीय क्षेत्र बनता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र स्थिर नहीं होगा। यदि क्या है कि डीसी से जैसे कोई चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो वह स्थिर होता है, ठीक है। इसका ताक्षणिक मान जो होता है, ताक्षणिक मान का सूत्र देखिए आपको, ये होता है आई बराबर IM sin ओमेगा टी, ठीक है। और इसका जो डीसी का सूत्र होता है IDC बराबर, ये मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ही होता है, मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है। क्लियर बात समझ आई? धारा का जो होता है अधिकतम मान IM बराबर, धारा का अधिकतम मान जो होता है IM बराबर 2 मतलब √2 RMS होता है, ठीक ना। ये सूत्र मैं पहले भी लिखवाया था, हाँ, अधिकतम मान के लिए। और जो परिभाषा पिछला में लिखवाया था उसी परिभाषा का सूत्र भी लिखा गया यहाँ पर, ठीक है। IDC इसमें होता है, IDC या मतलब IM बराबर IDC होता है। कोई बात, दोनों बात एक ही है। ये वोल्टेज के केस में लिखेंगे तब भी और प्लस इसके केस में लिखेंगे तब भी, ठीक है ना। इसका औसत मान जो होता है आपको सबको पता है 0.636 होता है, IM के बराबर होता है, ठीक है ना। और इस डीसी के केस में एवरेज वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के सब बराबर होता है, ठीक ना। तो सॉरी यहाँ पर IDC वैल्यू मतलब एवरेज वैल्यू के बराबर होता है।
और यहाँ पर आरएमएस जो मान होता है, आरएमएस मान देखा जाए तो क्या होता है यहाँ पर, आरएमएस मान जो होता है Im/√2 होता है। Im/√2 मतलब 0.707 Im, 0.707 Im। ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हाँ, यदि आपको ये अंतर पेपर में जरूर पूछे जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग एसी और डीसी में अंतर याद करके रख लीजिए, ठीक है। पिछला मैं जितना परिभाषा बताया हूँ, सारी परिभाषा यदि याद है तो आप देखिए आसानी से इसका अंतर लिख सकते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतनी बातें समझ आ गई। तो इसका आरएमएस वैल्यू जो होता है आईडीसी के बराबर होता है और इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है और इसकी आवृत्ति 0 होती है। एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज, हाँ, और इसकी आवृत्ति 0 होती है, ठीक है। और फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम लोग, तो यह उच्च वोल्टेज पर ट्रांसमिट करने पर निम्न अधिक खर्चीला होता है, अधिक खर्चीला होता है। इसमें स्किन और इसमें देखा जाए तो ये मितव्ययी होता है, ये खर्चीला होता है एसी वाला, और डीसी वाला मितव्ययी होता है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है, कम वोल्टेज के लिए। स्किन इफेक्ट देखिए इसमें उत्पन्न हो सकता है और इसमें स्किन इफेक्ट नहीं उत्पन्न होता है। इसका प्रतिघात देखिए इतना होता है और इसका प्रतिघात जो होता है 0 होता है। डीसी का प्रतिघात एक्सेल के लिए 0 होता है, ठीक है। इसका प्रतिघात देख लीजिए यहाँ पर इसका प्रतिघात अभी तो निकाल के दिखाए हैं, ये चीज़ें अभी तो निकाल के दिखाए हैं, और ये चीज़ें भी अभी निकाल के दिखाए हैं। इसके लिए इन्फिनाइट शो करेगा, इसके लिए इतना ही हमारा रहेगा। और इसके लिए क्या होगा, टोटल प्रतिघात एक्सएल माइनस एक्सी होता है और यहाँ पर माइनस इन्फिनाइट होता है, ठीक है, माइनस इन्फिनाइट होता है। प्रतिघात जो होता है, प्रतिघात देखिए प्रतिबाधा होता है मतलब √r² प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है। और लेकिन इसमें डीसी केस में एक्सएल माइनस एक्सी नहीं होता है, जिसके कारण से ये आर के बराबर होता है प्रतिबाधा, ठीक है। लास्ट पॉइंट आपका इसमें देखने को मिलेगा, सॉरी, इसके बाद है एक अनुप्रयोग पढ़ेंगे। स्रोत क्या है, एसी कहाँ से पैदा हो सकती है, अल्टरनेटर से, जनरेटर से, इन्वर्टर से, 2 लित्र से। और डीसी कहाँ से पैदा हो सकती है, डीसी जनरेटर से, कन्वर्टर से, रेक्टिफायर से। यहाँ से हम लोग डीसी पैदा कर सकते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, प्रेस में, मतलब एसी का उपयोग ये मतलब प्रेस जो होता है, प्रेस तापन होता है ना, और क्या है, प्रेरण भट्टी में, वेल्डन कार्य में, रिले में। और ये इसका डीसी का जो उपयोग करते हैं डीसी मशीनों को चलाने के लिए, अच्छा, डीसी मशीनों जो होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए होती है, चार्जिंग के लिए, ये सब हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, हाँ, डीसी का। तो एसी और डीसी का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।